क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत तटस्थता वक्र ही है जो क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो तटस्थता वक्र, इसका मतलब है कि हम लोग आज तटस्थता वक्र ही पढ़ेंगे। तटस्थता वक्र सबसे पहले एडवर्ड ने दिया था 1881 में, और फिर उसके बाद परेटो ने 1906 में उसमें सुधार किया, और 1915 में स्लेट्स्की ने थोड़ी सी वैज्ञानिकता इसमें लाई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और जो आधुनिक है, आधुनिक जो तटस्थता वक्र हम जिस रूप में आज पढ़ रहे हैं, उसको लाने का श्रेय हिग्स और एलन को जाता है, जो 1934 में ले आए थे। तो अब तटस्थता वक्र है क्या, हम इसकी बात कर लेते हैं। तटस्थता वक्र एक ऐसी रेखा है, तटस्थता वक्र एक ऐसी रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यदि उपभोक्ता दो वस्तुओं का यूज कर रहा हो तो, यदि उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हैं तो उन दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जो उपयोगिता होगी, तमाम बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा से जो गुजरते हैं, वही तटस्थता रेखा कहलाती है। अब इसको दूसरे रूप में कह दें, यदि व्यक्ति के पास दो वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं से जो मिलने वाली समान संतुष्टि के विभिन्न बिंदु हैं, उन बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा गुजरती है, वही तटस्थता रेखा कहलाती है। तटस्थता रेखा यही है हमारी, जिसको हम मान लो इंडिफरेंस कर्व जिसको बोलते हैं IC। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्यक्ति के पास अगर कोई साधन है और उससे वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, तो उसको दोनों वस्तुओं से या जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं समान हो जाती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था MU X या MU A upon BA इक्वल टू MU B upon PB, ऐसे ही तो इनकम बराबर हो जाती है। अब यहाँ पर हमारी दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं हमारी X और Y, A या B कोई भी वस्तु ले सकते हैं। तो इन दोनों वस्तुओं का मान लो कि उपभोक्ता उपभोग करना चाहता है, तो इन दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जो विभिन्न उपयोगिताएं हैं, वो उसके कई संयोग हो सकते हैं। दोनों वस्तुओं से जो मिलने वाली उपयोगिताएं हैं, उनके कई संयोग हो सकते हैं। तो उन सारे संयोगों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, तो यही तटस्थता रेखा कहलाएगी। संयोग एक ये हो सकता है, मान लेते हैं एक संयोग ये हो सकता है, मान लेते हैं B, एक संयोग ये हो सकता है, मान लेते हैं C, एक संयोग ये हो सकता है, मान लेते हैं D। तो इस तरह के विभिन्न संयोग हो सकते हैं। इसको हम एक सारणी के द्वारा भी कर सकते हैं। पहले सारणी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने एक आभासी बनाया था, समझने के लिए बना लिया था, लेकिन जब हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे तब फिर देखेंगे। तो अभी हम इसको सारणी से देखते हैं। क्योंकि हमने ये माना है, अच्छा पहले इसके मान्यताएं देखते हैं, फिर सारणी से समझते हैं मान्यताएं क्या है। पहला तो उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता विवेकशील है। और उपभोक्ता विवेकशील है का मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता विवेकशील है, विवेकशील है का मतलब क्या हुआ, विवेकशील है का मतलब यह है कि उपभोक्ता जानता है कि दोनों वस्तुओं का यूज जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है।
मतलब उसके अलावा उसके पास और कोई बिंदु नहीं हो सकता है। वो सब समझता है, समझदार है। विवेकशील का मतलब इतना मान लो कि समझदार है। अगर वो ये चाहे मतलब वो ये जानता है कि हमें कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है और किस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिलेगी, वो ये जानता है। मतलब क्रम रूप में वो जानता है। और दूसरा क्या है, उपभोक्ता की रुचियाँ, उपभोक्ता की रुचियाँ, फैशन आदि सब स्थिर रहे, इसमें कोई बदलाव ना हो। बदलाव ना हो, अगर बदलाव होगा तब फिर क्या होगा, जो हम मान लो एग्जाम्पल ले लो, हम खा रहे हैं बिस्किट और पता चला व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति या रुचि थी अब बदल गई। वो बिस्किट ना खाकर अब वो ब्रेड खाना चाहता है। अब ब्रेड खाना चाहता है तो उसके लिए अलग संयोग बनेगा ना, संतुलन दूसरा बन जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है या रुचि है वो ना बदले। और फैशन भी मान लो पहले ब्रेड आया ही नहीं था, बिस्किट खा रहा था, अब आ गया फैशन में भी ब्रेड खाना है। मतलब अब फैशन का मतलब यही है कोई नई चीज आ गई, अब आ गया ब्रेड तो बिस्कुट छोड़ के ब्रेड खाने लगेगा, तो फिर नियम लागू नहीं हो पाएगा। और जो सबसे अब जो इससे अभी तक तो ये सब पुरानी थी, अब इसमें क्या है, दो वस्तुएं हों, दो वस्तुएं, केवल दो वस्तुएं होंगी। अभी मैंने बनाया था x और y, x यहाँ पे x वस्तु लिखा था, यहाँ पे y वस्तु, दो ही वस्तुओं पे लागू हो सकता है। अगर हम तीन वस्तु लेकर के काम करेंगे तो लागू नहीं हो पाएगा। और चौथा क्या है, संतुलन हमारा बदल सकता है, मतलब संक्रामकता। संक्रामकता का मतलब है कि हमारा जो संयोग है वो बदल सकता है। संयोग, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, संयोग बदल सकता है। अगर संयोग बदलेगा नहीं तो तटस्थता वक्र बनेगा कैसे? जैसे हमने यहाँ पे माना था संयोग, एक संयोग ये है, एक संयोग ये है। अगर ये संयोग बदले ना, केवल एक ही संयोग रहे तो तटस्थता वक्र कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा, केवल पॉइंट बनेगा। तो संयोग बदल भी सकता है, मतलब कि कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो इतने आपके हो गए। और हर बिंदु पर एक और पॉइंट ले लो, हर बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। हर बिंदु पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। मतलब अगर वो चाहे तो इस बिंदु पर भी इस बिंदु को यूज कर सकता है, यहाँ पर भी उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करता है, और इस बिंदु पर भी उपभोक्ता समान संतुष्टि, यानी जितने भी पॉइंट होंगे हर जगह पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, वक्र को एक सारणी की मदद से देखते हैं। सारणी में हम लोग दो वस्तुएं लेते हैं, क्योंकि मान्यता ही है कि दो वस्तुएं। जब दो वस्तुओं की मान्यता है, मान लो हम लोग ले लेते हैं रोटी और चावल, रोटी और चावल। हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं और इन दोनों वस्तुओं का यूज हमें करना है। और संयोग, चूंकि इसमें जो है मान्यता में हमने एक बात और नहीं बताई कि यह क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। मतलब उपयोगिता को एक क्रम में तो लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, संख्यात्मक रूप नहीं दे सकते। इसीलिए यहाँ पे हिक्स ने संयोग नाम दिया। संयोग, हमने रोटी और चावल दो वस्तुएं लिया है, संयोग A, B, C, D
कि एक रोटी खाता है, एक रोटी खाता है और प्लस चलो 5 चावल खाता है। कितना? 5 चावल खाता है। अब 5 चावल का मतलब आप 5 चम्मच भी ले सकते है ना, 5 ग्राम या 5 किलो जो भी, ये इकाई है। हम उपयोगिता को यूटिल्स में नापते हैं, उपयोगिता को यूटिल में मापते हैं। जैसे जो आपकी मापन इकाइयां हैं, जैसे दूरी को मीटर में मापते हैं, है ना, दूरी को मीटर में मापते हैं और द्रव को लीटर में मापते हैं। ऐसे ही जो उपयोगिता है उसको हम लोग यूटिल में मापते हैं, ठीक है, यूटिल्स या यूटिल, तो उसमें मापते हैं। तो जो चावल से मिलने वाली उपयोगिता है, मान लो 5, अगर एक रोटी यूज कर रहे हैं, चावल की 5 इकाइयां यूज हो रही, यूटिल्स यूज हो रही, ठीक है। अब ये एमआरएस जो है हमारा, वो एमआरएस होता है, एमआरएस का सूत्र होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। अगर ये एमआरएस ऑफ एक्स वाई है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर ये हमारी x वस्तु है और ये y वस्तु है तो ठीक है, तो ये x है और ये y है, तब हमारा एमआरएस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये सूत्र होता है। तो डेल्टा वाई हमारा ये है, मीन्स ये 5:1 होगा, ठीक है। अब मान लो रोटी की एक इकाइयां बढ़ गई, 2 हो गई, एक इकाई बढ़ करके 2 हो गई रोटी की, तो अब हम चावल में कमी करेंगे, क्योंकि संयोग तो वही बनना चाहिए, संयोग हमारा नहीं बदलेगा, मतलब वस्तुएं हमारी नहीं बदलेंगी, वस्तुएं हमने 2 ली थी ना, और उसकी मात्रा और उसकी साइज सेम रहेगा, तो 2 वस्तु हो गई, तो ये जो है 1 घट गई, यानी इसके 1 की जगह पर हमने 1 ले लिया। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि फिर ये हमारा 1:1 ही रहेगा, तो 1:1 तो हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। अगर उसको 1:1 ही मिलेगा तो फिर वो कभी बंद ही नहीं करेगा वो। तो इसको हम ऐसा ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 20 है, तो 20 है और यहाँ पे आकर के वो 1 के बजाय वो 15 छोड़ देता है। एक यहाँ उसने रोटी की 1 इकाइयाँ बढ़ाया तो चावल की 5 इकाइयाँ कम कर दिया, तो अब यहाँ पे हमारा ये 5:1 बनेगा। यहाँ नहीं बन सकता कोई अनुपात, क्योंकि इसका और इसका यहाँ पे कोई कम ज़्यादा की बात है ही नहीं, ये तो पहला है ना, पहले पे कोई कम ज़्यादा हुई नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो इसकी 1 इकाई के बदले इसने 5 इकाइयाँ कम कर दी। तो यही जो इनका, यानी 1 के बदले उसने 5 किया, यहाँ 1 बदला, 1 परिवर्तन हुआ, यहाँ पे 5 परिवर्तन हुआ, तो इसके 1 के बराबर कितना हो गया? 5, यानी 1:5 का अनुपात बना, है ना। डेल्टा वाई पहले है तो वाई के ऊपर, यानी इसका जो अंतर आया वो यहाँ पे, और जो इसका अंतर आया वो यहाँ पे, इसका मतलब है कि 5:1 आ गया, यानी 5:1 लिख सकते हैं। अब ये 1 इकाई और बढ़ा दिया, रोटी की 1 इकाई और बढ़ा दिया, मतलब उपभोक्ता भले ही उसको यहाँ खुशी मिल गई, लेकिन वो सोचता है कि और करके देखते हैं, अपनी भाषा में ये समझ लेते हैं, मान लो ये कहता है और करके देखते हैं, तो और करके देखते हैं, तो यहाँ पे उसने 1 के बदले में 4 छोड़ दिया। कितना छोड़ा? 4 छोड़ा, 4 छोड़ा तो 11 हो गया, कम कर दिया ना 4,
एक यहाँ बढ़ाया तो यहाँ 4 कम कर दिया, तो अब ये कितना हो गया 4:1 हो गया। फिर ये एक इकाई और बढ़ा दिया, संयोग हमारा डी हो गया। संयोग डी आया तो उसने एक इसका और बढ़ा दिया और इसका एक बढ़ाया तो यहाँ पे 3 छोड़ दिया, कितना हो गया ये 3:1। ठीक है। फिर एक और बढ़ाया इसने 5 कर दिया, 5 कर दिया तो यहाँ पे उसका कितना हो गया 6 हो गया, यानी 2 छोड़ा, मतलब 2:1। कितना 2:1 हो गया। अब एक और ले लो, मान लो ई के बाद एफ संयोग लेता है तो ये कितनी हो गई, एक इकाई और बढ़ा दिया। अब एक इकाई और बढ़ा दिया, यहाँ पे कितना आ गया, फिर एक ही छोड़ेगा, है ना। अब एक ही छोड़ेगा तो ये कितना हो गया 1:1। अब यहाँ पे अब इसके आगे वो कोई संयोग नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लो। व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता है, उसके पास 2 वस्तुएं हैं, एक है रोटी और एक चावल। हम अपनी भाषा में मान रहे हैं रोटी और चावल, और जो आपका विषय है अर्थशास्त्र की भाषा में एक्स और वाई। एक्स और वाई इसको इसलिए करते हैं ताकि सूत्र लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक्स और वाई 2 वस्तुएं हैं और व्यक्ति कोई भी वस्तु है उनके संयोग 1 और 20 का संयोग है। वो एक इकाई, एक वस्तु की 1 इकाई और दूसरी वस्तु की 20 इकाइयों के संयोग को यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। और फिर दूसरे संयोग पे वो x की 1 इकाई और बढ़ा देता है और y की 5 इकाइयां छोड़ देता है। 5 इकाइयां, यानी इसके 1 के बदले में इसने 5 छोड़ दिया। और यही जो 1 इकाई के बदले में दूसरी इकाई की जितनी इकाइयां छोड़ देता है वही हमारा MRS कहलाता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाता है। 1 इकाई के बदले में दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा छोड़ देता है या y की तुलना में x की जितनी इकाइयां बढ़ा देता है वही जो है MRS कहलाता है। तो ये 5 छोड़ दिया, फिर 1 इकाई और बढ़ाया तो यहाँ पे 4 छोड़ दिया, 1 इकाई और बढ़ाया तो 3 छोड़ दिया, और फिर 1 इकाई और बढ़ाया तो 2 छोड़ दिया, फिर 1 इकाई और बढ़ाया तो 1। अब इससे आगे वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। तो ये सारणी से हम समझ सकते हैं, और इसको हम रेखा चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसा अभी हमने तटस्थता वक्र बनाया था वैसा ही तटस्थता वक्र बना लेते हैं। ये हमारी x वस्तु, ये y वस्तु है। अब आप रोटी चावल की जगह पे कोई और भी वस्तु ले सकते हैं, इसीलिए x और y रखा गया। तो x और y, यहाँ पे x है, x ये है, x हमारे कितना 1 2 3 4 5 6 6 वस्तुएं इसलिए 7 भी बना लेते हैं, क्योंकि ये पैमाना है। इससे हमें क्या, हम 7 8 जितनी जगह उतना लिख सकते हैं, जितने की इसमें जरूरत होगी उतने से काम हो जाएगा। और इस पे हम अगर 2 2 का पैमाना रखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इतने में ही हमारा काम होना है 20 में, क्योंकि 20 सबसे ज्यादा, इसके बाद नहीं। तो चलो, जब x की 1 इकाई यूज करता है, x की 1 इकाई, तो y वस्तु में कितनी यूज कर रहा है 20 कर रहा है। तो हम इन दोनों को एक ऐसे बना लेते हैं ताकि दोनों की सीध में एक पॉइंट हो जाए, है ना, दोनों की सीध में एक पॉइंट हो जाए। अब y वस्तु की फिर दूसरा
दूसरा संयोग देखते हैं। अब ये संयोग जो है वो ए संयोग है, ए संयोग बन रहा है, दोनों जहां पे मिल रहे हैं वही संयोग है, यानी उपभोक्ता यहाँ पे पूरी तरह से संतुष्ट है। वो चाहे हम यहाँ से कह दें कि उपभोक्ता यहाँ पे संतुष्ट है, खुश है, अब इसके आगे वो और कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहेगा, यहाँ खुश है, तटस्थ है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आ जाता है तो बी यहाँ पे कितना करता है, x की 2 इकाइयाँ और y की 15 इकाइयाँ, तो 2 इकाइयाँ और 15, ये 16 है, 14 और 16 के बीच में आधे में 15 होगा, ये यहाँ आ गया, ये हमारा बी संयोग बन गया, यानी यहाँ भी उपभोक्ता तटस्थ है, खुश है, अब वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। फिर उसने दूसरा संयोग लिया, चलो तीसरा संयोग सी ले लिया, तो इस पे 3x की 3 इकाइयाँ और y की 11 इकाइयाँ, इसकी 3 इकाइयाँ और y की 11, यानी 10 और 12 के बीचों बीच में। ठीक है, ये हो गया सी संयोग। और डी के चौथा संयोग, इसकी 4 इकाइयाँ और इस पे 8, तो ये 8 और इसका 4, ये जहाँ पे मिल रहे ये हमारा बी संयोग है। और 5 और 6, इसके 5 और इसके 6 जहाँ पे मिल रहे हैं ये संयोग डी ई है। और एफ संयोग क्या है, 6 और 5, इसके 6 और इसके 5, 4 के बाद ये 5, ये समझ में आया। अब इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, यही हमारा तटस्थता वक्र है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस कर्व कहलाएगा। अब हम इसका अनुपात भी लिख सकते हैं, ये हमारा 5:1 था, ये 4:1 था, और ये 3:1 था, ये 2:1 था, और ये 1:1 है। और इसको ध्यान से देखो तो ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, बाहर की तरफ इसमें गड्ढे हैं। इसको हम लोग जो इधर झुका है इसको अवतल कहते हैं, और जो उधर को जैसे कटोरी है, कटोरी का जो पिछला भाग है वो अवतल है, और जो अंदर का भाग है वो अवतल है, और जो बाहर का भाग है वो उत्तल है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये सब की आवश्यकता है, आगे पढ़ेंगे इसलिए ये बता रहे हैं। तो ये आपका तटस्थता वक्र कहलाएगा, इसी को हम डिफरेंस कर्व कहते हैं। अब परिभाषा पे फिर से चले जाओ कि कोई उपभोक्ता है, उसके विभिन्न संतुष्टि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को तटस्थता रेखा कहते हैं। किसी भी उपभोक्ता के विभिन्न संतुष्टि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को तटस्थता रेखा कहते हैं। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ भी उपभोक्ता संतुष्ट था, यहाँ भी संतुष्ट था, यानी तटस्थ था, संतुष्ट में तटस्थ। अब यही जो है बिंदुओं को सारे मिला दिया तो जो रेखा बन गई वो तटस्थता रेखा कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कमी? तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र हमने पढ़ाया, ये होता है तटस्थता वक्र। ये x वस्तु है और ये y वस्तु है, और ये तटस्थता वक्र है, इसको हम डिफरेंस कर्व बोलते हैं। तो पहला इसका जो विशेषता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु आपका ये है, और उन्नतोदर का मतलब ये हमने लिख दिया है कॉन्वेक्स, यानी उत्तल और अवतल। ये जो ऊंचा वाला भाग होता है वो उत्तल कहलाता है, और जो अंदर घुसा रहता है उसको अवतल बोलते हैं। तो हम अगर यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये अवतल भाग है और ये उत्तल भाग है। तो उत्तल भाग मूल बिंदु की ओर झुका हुआ है, यानी इसका
हुआ होता है, मूल बिंदु की ओर उठा भाग होता है और ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। जो भी वक्र ऊपर से नीचे की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ऋणात्मक वक्र होता है। जब भी कोई वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ हो तो हम उसको बोलते हैं ये ऋणात्मक वक्र है और ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। मतलब एक अक्ष पर कई तटस्थता वक्र खींचे जा सकते हैं। ये भी एक कैरेक्टर है, लिख लीजिए कि कई तटस्थता वक्र एक साथ खींचे जा सकते हैं और जब ये कई एक साथ खींचे जाते हैं तो हम इसको तटस्थता मानचित्र कहते हैं। इसको तटस्थता मानचित्र कहते हैं। और ये क्या कह रहा है, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ये वक्र जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और जितना ऊंचा होगा उतना ही ज्यादा उपभोक्ता को संतुष्टि मिलेगी, अर्थात इससे ये संतुष्टि ज्यादा दे रहा है, यानी इससे इसमें उपयोगिता ज्यादा है। और अगर इसमें उपयोगिता ज्यादा है और ये आकर के यहाँ पे इसको काट दे तो इसका मतलब ये है कि इसकी उपयोगिता जो है वो कम हो गई है। जबकि उपभोक्ता उस रेखा के हर बिंदु पर समान संतुष्टि को प्राप्त करता है और अगर ये रेखा आकर के इसको काट रही है इसका मतलब है कि इस रेखा के हर बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पा रहा है और जब समान संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वो फिर तटस्थता वक्र हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए एक दूसरे को ये कभी भी काट नहीं सकते हैं। और ऊंचा तटस्थता वक्र ऊंची उपयोगिता प्रदान करता है यानी ऊंची संतुष्टि देता है। जैसे ये है, यहाँ पर उपभोक्ता को क्या है, ये y वस्तु से यहाँ के बाद इतनी उपयोगिता मिल रही है और इस समय x वस्तु से इतनी उपयोगिता मिल रही है। अब अगर ये ऊंचे तटस्थता वक्र पे जाता है यहीं पर तो इसको x वस्तु से ज्यादा उपयोगिता मिलने लगती है। x वस्तु अगर y वस्तु से स्थिर है तो x वस्तु से ज्यादा उपयोगिता मिलने लगती है और अगर हम y वस्तु को भी थोड़ा सा बढ़ा दें तब भी वो x वस्तु से y वस्तु से भी ज्यादा मिल रही है और x वस्तु से भी ज्यादा मिल रही है। तो ऊंचे जो तटस्थता वक्र है वो ऊंची उपयोगिता यानी ऊंची संतुष्टि प्रदान करता है और जो नीचे तटस्थता वक्र है वो कम उपयोगिता या कम संतुष्टि प्रदान करता है। यह अक्ष या y अक्ष को कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता है। यह तटस्थता वक्र कभी भी ना तो x अक्ष को और ना y अक्ष को ये कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता है। तो देखते हैं कैसे स्पर्श नहीं कर सकता है। चलो, ये है आपका तटस्थता वक्र, ये है आपका x अक्ष और ये है आपका y अक्ष। तटस्थता वक्र हमारा ऐसे होता है यानी मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है और अगर ये तटस्थता वक्र कभी भी मान लो x अक्ष को टच कर लिया, अगर x अक्ष को टच कर लिया तो इसका मतलब है x अक्ष पे इसको 0 मिल रहा है, यानी x अक्ष तो यहाँ मिल रहा है लेकिन y वस्तु से उसको उपयोगिता 0 मिल रही है। y वस्तु से उपयोगिता 0 मिल रही है तो जो हमारी मान्यता है कि दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं नहीं फिर एक ही वस्तु रह गई यानी एक वस्तु 0 हो गई। तो ये इस तरह, और अगर मान लो कि y अक्ष को टच कर ले, इस तरह अगर ये y अक्ष को टच कर ले तो यहाँ पे x वस्तु 0 हो गई, y तो इतनी हो गई, y यहाँ से यहाँ तक हो गई, लेकिन x वस्तु हमारी 0 हो गई, x वस्तु हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी एक वस्तु रह गई जबकि मान्यता दो वस्तुओं की है। तो इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं। तटस्थता वक्र कभी भी अक्षों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तटस्थता वक्रों का समानांतर होना जरूरी नहीं है। जो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ भी हो,
ऐसा हो सकता है कि जो उपयोगिता हमें यहाँ मिल रही है यहाँ थोड़ी सी कम मिले, हालांकि पूरे वक्र पर एक समान मिलती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा जितनी दूरी यहाँ से यहाँ रहे उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ पे रहे, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो ये तटस्थता वक्रों की विशेषताएं हैं। और तटस्थता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं, तटस्थता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं। तटस्थता वक्र गोलाकार कैसे हो सकते हैं? मान लो y अक्ष को हम बढ़ाते चले गए इधर से और x अक्ष को हम इधर से बढ़ाते चले गए, तो ये क्या है, यहाँ ये इस तरह का एक गोलाकार के रूप में मिल जाएगा तटस्थता वक्र। तो इसी को हम बोलते हैं तटस्थता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं। हम इनके अपवाद देख लेते हैं। दो अपवाद होते हैं, एक तो पूर्ण स्थानापन्न मामले में और एक पूर्ण पूरक के संबंध में। अगर वस्तुएं एक दूसरे की पूरक है, ये x अक्ष है, ये x वस्तु है, ये y वस्तु है, अगर ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात x की जगह पे y का यूज कर सकते हैं या y की जगह पे x का यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि एक ही वस्तु है। और जब एक ही वस्तु है तो ये समझ लो कि ये जो है एक L के रूप में हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर हम मान लो y को बढ़ाते चले गए, x का यूज नहीं कर रहे हैं, x और y को मान लो इस बिंदु पर हम इतना यूज कर रहे हैं और इस समय x और y दोनों पूरक हैं। अगर दोनों पूरक हैं तो अब हम y को बढ़े चाहे जितना बढ़ा लें x बढ़ेगा ही नहीं, x वहीं पर रुका रहेगा। और फिर ऐसे तो इसकी एक रेखा ये बन गई। और अगर हम ये मान लें कि x वस्तु को बढ़ाना है, अब चूंकि दोनों एक जैसी हैं, दोनों पूरक हैं, एक जैसी हैं, तो हम x को बढ़ा देंगे, y बढ़ेगा ही नहीं। जब y नहीं बढ़ेगा तो इस तरह से जो हमारा तटस्थता वक्र है वो L आकार का बन जाएगा। तो अगर पूरक वस्तुओं के जो पूर्ण पूरक वस्तुएं होती हैं उनके संबंध में तटस्थता वक्र L आकार का होता है। और अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं अगर है, स्थानापन्न का मतलब है कि एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न हैं तो एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर एक की जगह पे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो हमारी वक्रता है वो समाप्त हो जाएगी। अर्थात एक ये तटस्थता वक्र एक सीधी रेखा के रूप में आ जाएगा। पूर्ण पूरक है